नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। आज हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर की। इस श्रृंखला की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस श्रृंखला के दौरान जो करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे वह थोड़ी सी रिलायबल होगी। रिलायबल इन द सेंस कि वह करंट अफेयर ये नहीं कि 2 महीने, 1 महीने या 3 महीने के अंतर्गत उसका डेटा चेंज हो जाए, उसके यहाँ चेंज हो जाए या क्वेश्चन ही चेंज हो जाए। तो हम थोड़ा रिलायबिलिटी की ओर लेकर के चलेंगे आपको और डिस्कस करेंगे इस करंट अफेयर के सेशन को। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है 16वें वित्त आयोग को लेकर के। आप जानते हैं 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और इसको 31 दिसंबर 2023 को गठित किया गया था, जिसको 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट देनी थी। लेकिन अभी इसकी नई समय सीमा थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। अब ये अपनी रिपोर्ट देगा 30 नवंबर 2025 तक। तो इसमें समझने वाली क्या बात है कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। ठीक। और इसका गठन कब किया गया, तो 31 दिसंबर 2023 को। और इसके उद्देश्य क्या होता है, तो वित्त आयोग का उद्देश्य होता है केंद्र और राज्य के बीच में टैक्स के बंटवारे की सिफारिश देना कि कितने प्रतिशत राज्य का रहेगा, कितने प्रतिशत केंद्र का रहेगा। और पिछले जो भी डेटा है उनको एनालाइज करके किस राज्य की कितनी आवश्यकता है, कहाँ जरूरी है, उसको लेकर के इसके अपने आंकड़े होते हैं। अब जान लेते हैं थोड़ा सा 16वें वित्त आयोग के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया, इसका गठन 31 दिसंबर 2023 को हुआ। उद्देश्य होता है राज्य और केंद्र के बीच टैक्स का बंटवारा। अब इसकी कार्यक्षेत्र की बात करें तो 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की वित्तीय अवधि को संबोधित करेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। फिर अगला है कि अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया। आप जानते हैं कि पहले क्या थे, ये जो हमारा नीति आयोग है इसके पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं ये। ठीक, बाकी सदस्य दिए हुए हैं, आप जानते हैं। पिछले आयोग की बात करें जो 15वां वित्त आयोग था, 2021-22 से लेकर 2025-26 तक इसकी सिफारिशें लागू हुई। और इसके अध्यक्ष कौन थे, एन के सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, वित्त आयोग के बारे में समझते हैं। तो वित्त आयोग एक क्या है, संवैधानिक निकाय है जिन्हें केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और इसकी नियुक्ति हर 5 साल में होती है। एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ये पॉइंट है। और पहला वित्त आयोग कब स्थापित किया गया, तो पहला हुआ था 1951 में। अगला हमारा पॉइंट है भारत 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए यूएनएचआरसी में 7वीं बार चयनित हुआ। ठीक, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कितनी बार चयनित हुआ है भारत, 7 बार, 7वीं बार इसको चयनित हुआ। अब ये यूएनएचआरसी क्या होती है, तो संयुक्त राष्ट्र की एक प्रणाली है, एक अंतर सरकारी निकाय है जो दुनिया भर की मानवाधिकारों के संवर्धन को मजबूत करने के लिए काम करता है। आप जानते हैं कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। भारत में 1993 में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है, इस पर हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। केंद्र की अगर बात करें तो देश के मानवाधिकार जो होगा वहां पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, और जो राज्य में राज्य मानवाधिकार होगा वहां पर जो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, रिटायर्ड। ठीक है, तो सदस्य देशों की बात करें, यूएनएचआरसी में कितने सदस्य देश हैं, तो 47 सदस्य देश हैं जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ज्यादा इसमें अब जानने लायक नहीं है। इसके उच्चायुक्त की बात करें तो वो है वोल्कर तुर्क। मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना होती है वर्ष 2006 में। अगला पॉइंट है
आईएमएफ ने भारत के वित्त वर्ष 2026 के विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.6 कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो हम जानते हैं कि वर्ष 1944 में जब ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, तब दो संस्थाओं का जन्म हुआ जिन्हें ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें भी कहते हैं, एक आईएमएफ और दूसरी वर्ल्ड बैंक, और दोनों के मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अभी पीसीएस का जो एग्जाम हुआ उसमें यही पूछ लिया गया था कि एक का मुख्यालय वाशिंगटन दिया गया और एक का दिया गया न्यूयॉर्क, जो कि गलत था। तो दोनों के मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में 191 सदस्य देश है इसमें, और ये एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है विश्व आर्थिक आउटलुक। कई बार क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछ लेता है कि विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो कौन जारी करता है? आईएमएफ। ठीक। वैसे एक क्वेश्चन इकोनॉमी में ये भी पूछा जाता है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का काम है ऋण देना, पर दोनों किस किस प्रयोजन के लिए ऋण देते हैं? तो आपको बता दें कि जो आईएमएफ है वो शॉर्ट टर्म लोन देता है। अगर कोई समस्या देश में चल रही है, वहां से मतलब निकलना है, जैसे पाकिस्तान हो गए, गरीब देश हो गए, तो इंटेंस अगर उनको चाहिए, तुरंत चाहिए, निकलना है उनको, तो वहां पर आईएमएफ लोन देता है। और जो आ, कल्याणकारी योजनाएं होती हैं जो दीर्घावधि तक चलती हैं, वहां पर लोन विश्व बैंक देता है। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। अगला पॉइंट है कि भरत थम्बनेनी ने 8000 मीटर से अधिक ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड बना लिया। ये पहले भारतीय बने हैं जो 8000 से जो ज्यादा ऊंची चोटियां हैं, करीबन 9 चोटियां, उन पर चढ़ चुके हैं। तो इन्होंने ये बहुत अच्छा शानदार रिकॉर्ड अपने नाम किया है। कौन कौन सी चोटियां हैं इनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट आप जानते हैं दुनिया की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर 2017 में चढ़े थे। और नीचे दी गई है माउंट मनासलू, माउंट लोत्से, माउंट कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, मैकालू, धौलागिरी, ये सारी चोटियों की चढ़ चुके हैं। तो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। और आगे देखते हैं कुछ पॉइंट। जैसे फिक्की ने अनंत गोयनका को 2025-26 के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया। उसके बाद केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला अमोलो ओडिंगा का केरल में निधन हो गया। 80 वर्ष के थे, काफी उम्र दराज व्यक्ति थे। केरल में इनका निधन हो गया। थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछ लेता है कि कौन थे, उनका कहाँ निधन हुआ, क्योंकि दूसरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगला पॉइंट है कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्रालय के हेड हैं, इन्होंने क्या किया है, एक पुस्तक का विमोचन किया जिसको किसने लिखा? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस अनिल चौहान जी। जनरल अनिल चौहान ने एक पुस्तक लिखी, रेडी, प्रासंगिक और रिसर्जेंट, सेकेंड पार्ट, शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, खासकर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो पैरामिलिट्री या मिलिट्री में कहीं ना कहीं देश की सेवा कर रहे हैं। युद्ध के सिद्धांत और उसकी स्ट्रेटजी को समझने के लिए इसमें काफी विशेष बातें लिखी गई हैं। अगला पॉइंट है, गूगल ने एयरटेल अडानी के साथ आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा डेटा हब बनाने की साझेदारी की है। और ये शायद भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई हब भी बनाएंगे इस पे, और डेटा सेंटर परिसर स्थापित करेंगे आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। अगला पॉइंट है, नीति आयोग ने भारत की नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी, गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्य पालन के दोहन की रणनीति पर एक रिपोर्ट जारी की। और इस रिपोर्ट से क्या मतलब पॉइंट से निकल के आया कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। हाल ही के कई एग्जामों में पूछा गया कि भारत मछली उत्पादन में कौन से नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे है। और दूसरे नंबर पे होने के साथ साथ विश्व में जितना भी मछली का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें भारत कितना करता है, तो 8% की हिस्सेदारी है। और अगर बात करें कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत ने जो निर्यात किया वो कितना था, 60,523 करोड़ रुपए, जो पिछले वित्तीय वर्ष से काफी ज्यादा था। दूसरा पॉइंट है कि अक्टूबर 2025 में अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ
जिसे ऑस्ट्राहिंड के नाम से जानते हैं, और ये इसका चौथा संस्करण था। 2021 में एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी। अगले पॉइंट की बात करें तो मालदीव HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस लीवर की बीमारी होती है, के मां के बच्चों में संचरण के ट्रिपल उन्मूलन को प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया। यानी इसने इन तीनों का उन्मूलन कर दिया। पिछले 2-3 सालों से यहाँ ऐसे केस नगण्य समझिए आप इनके, जिसमें माता से बच्चे को ट्रांसफर हो रहा है ये डिसीज। 3 डिसीज जैसे HIV आप जानते हैं, ह्यूमन HIV मतलब एक्वायर्ड, वो सॉरी एड्स का फॉर्म होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और सिफिलिस भी एक बीमारी होती है जो माता से गर्भावस्था के दौरान बच्चे में ट्रांसफर हो जाती है, मस्तिष्क को, हृदय को बहुत प्रभावित करती है। हेपेटाइटिस भी जानते हैं, यकृत की बीमारी है, वायरस संक्रमण है, और अगर समय पर इलाज न किया गया तो बहुत ही घातक हो जाती है। आइए 2-3 क्वेश्चन देखते हैं कुछ के फॉर्म में, कोशिश करिएगा कि आप आंसर दें, हालांकि मैं तो आंसर दूंगा ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी हाल ही में सितंबर में एक G7 कंट्री है जिसने फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की, और ये घोषणा संयुक्त राष्ट्र की जो अभी बैठक हुई, अधिवेशन हुआ, उसमें भी दी गई। और ये घोषणा किसने की है? ये की है फ्रांस ने। अगला है गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? तो हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश हर बार यही जीतेगा। तीसरा क्वेश्चन है 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 7 है इनकी संख्या, और याद रखिए पद्म विभूषण पुरस्कार से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। हाल ही में PCS का जो पेपर हुआ वहां भी सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चन बना था। अगला देखते हैं। अगला है 27वां सरस आजीविका मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो आपने न्यूज़पेपर में कभी ना कभी सुना ही होगा। 27वां जो सरस आजीविका मेला है ये दिल्ली में हुआ, और कहां पर? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुआ था। ठीक, उसके बाद आगे बात करें प्रश्न की, हाल ही में घोषित GST 2.0 के तहत कौन सी दरें समाप्त कर दी गई? तो देखिए 12% और 28% की जो दरें थी, ऑप्शन नंबर डी, ये समाप्त कर दी गई हैं, और इधर आंसर जगह बी। उसके बाद हाल ही में खबरों में रही विश्वामित्र नदी किस राज्य से होकर के बहती है? अरब सागर में गिरती है नदी, आप समझ जाइए कहाँ बहती है। तो ये बहती है गुजरात में। राइट आंसर इज डी, गुजरात। तो यहीं से श्रृंखला समाप्त होती है। आगे और बेहतर करंट अफेयर के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। वेदांत क्लासेस की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।